स्टूडेंट, ग्रेड 9 केमिस्ट्री का आज हमारा जो टॉपिक है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ न्यूट्रल गैसियस एटम। हम एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, जीरो चार्ज। जीरो चार्ज उस वक्त होता है जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या हो बेटा, बराबर हो। हम उस न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं और उस एटम के आखिरी शेल से, वैलेंस शेल से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और वो एटम गैसियस स्टेट में हो। अब आखिरी शेल से जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे और वो एटम गैसियस स्टेट में हो, आइसोलेटेड गैसियस एटम हो, तो उस एनर्जी को आप आयनाइजेशन एनर्जी मानेंगे। मैं डेफिनेशन रिपीट करता हूं, फिर हम इसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ न्यूट्रल गैसियस एटम। अब बेटा एटम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब अकेला एटम, उसके साथ किसी ने केमिकल बॉन्ड ना बनाया हो। और दूसरा जो है वो गैसियस होना चाहिए, यानी एटम किस तरह होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस एटम होना चाहिए। गैसियस मतलब वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में ना हो। क्यों? अगर वो एटम सॉलिड स्टेट में है तो आप जब एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी किस लिए यूज होगी, उसको मेल्ट करने में। अगर वो लिक्विड स्टेट में आप जो एनर्जी दे रहे हैं वो उसको एवोपरेट करने में या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल हो रही है। लिहाजा आपने एटम को गैसियस स्टेट में रखना है ताकि जो आप एनर्जी दे रहे हैं वो टोटली कंज्यूम हो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ न्यूट्रल गैसियस एटम। जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी को I.E से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक गैसियस X एक गैसियस एटम है, आपने इसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इससे मोनो पॉजिटिव आयन बन गए और ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हम एनर्जी देंगे वो कौन सी एनर्जी होगी बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर यही एनर्जी हम पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में दें तो इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। तो अक्सर आयनाइजेशन एनर्जी की जगह पे आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में भी आपसे मालूमात पूछी जा सकती है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी को आप सेम तरीके से ही एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम की मैं बात करूं तो सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसके आखिरी शेल से ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं तो इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हो जाएगा। अब इसके पहले शेल में 2 और दूसरे में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हम इसको कितनी एनर्जी देंगे, 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसको रिक्वायर होगी, यानी 496 किलो जूल पर मोल। इसका 1 मोल हो, 1 मोल अगर सोडियम गैसियस एटम की फॉर्म में हो तो उससे इलेक्ट्रॉन को 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें 496 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। एक डायग्राम के थ्रू भी हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने यही मैंने सोडियम का एटम लिखा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में और बाहर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। आप डायग्राम में देख सकते हैं इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर दें तो वो शेल ही खत्म हो जाएगा। तो अब इसके पहले शेल में 2 और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इसके लिए जो हम एनर्जी देंगे बेटा वो एनर्जी कौन सी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी होगी। सादे लफ्जों में हमने ये सीखा आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट किलो जूल पर मोल है या फिर जूल पर एटम भी हो सकती है। आयनाइजेशन एनर्जी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले एटॉमिक नंबर।
अगर आप एटॉमिक नंबर को ज्यादा करेंगे, इंक्रीज करेंगे एटॉमिक नंबर, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन का 17 है। आप देखेंगे सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्लोरीन की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो बेटा जब एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी हाई होती है। सेकंड फैक्टर क्या है? अगर एटॉमिक रेडियस की बात की जाए, एटॉमिक रेडियस कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। यानी जो छोटा एटम होगा उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल काम है, उसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी दरकार होगी। थर्ड फैक्टर बेटा आ जाता है शील्डिंग इफेक्ट। प्रीवियस टॉपिक के अंदर आपने शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक रेडियस ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी तो आप लोगों के पास, शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू कम होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर हम इसका उल्ट करेंगे, यानी शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यानी वाइस वर्सा करके इसे आप कहते हैं। चौथा फैक्टर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखते हैं सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या तरतीब है। आपके पास सबशेल देखिए, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड जो सबशेल होते हैं वो स्टेबल होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल काम है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी हाई होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास सबशेल s, p, d और f होते हैं। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो s कंप्लीटली फिल्ड है। अगर 2 का आधा 1 इलेक्ट्रॉन हो तो s हाफ फिल्ड है। अगर p में 6 इलेक्ट्रॉन हो, मैक्सिमम 6 आते हैं, कंप्लीटली फिल्ड है। अगर इसमें 6 के बजाय 3 हो, हाफ फिल्ड है। इसी तरह d में मैक्सिमम 10 आते हैं, अगर 10 हो कंप्लीटली फिल्ड है, 5 हो हाफ फिल्ड है। f में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट हो सकते हैं, अगर 7 हो हाफ फिल्ड है। तो बेटा कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल स्टेबल होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल काम है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब यहां पे इस सारी डिस्कशन में हमने क्या सीखा कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कब हाई होती है। तो फैक्टर हमें ये बता रहे हैं, यहां पे मैं एक लाइन के अंदर देख लेता हूं। हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उस वक्त ज्यादा होगी जब हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या हो बेटा, ज्यादा हो, जब शील्डिंग इफेक्ट क्या हो, कम हो, जब एटॉमिक रेडियस क्या हो, कम हो, और जब हमारे पास हाफ फिल्ड या हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल हो, तो फिर मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। सबशेल हो, जब आपके पास हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड सबशेल हो, एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक रेडियस कम हो, तो आप लोगों के पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर इसका उल्ट हो, एटॉमिक नंबर कम हो, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो, रेडियस भी ज्यादा हो और सबशेल हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ना हो, तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम हो। तो ये इस तरतीब से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अगर हम पीरियोडिसिटी की बात करें, पीरियोडिसिटी में हम देखते हैं कि ट्रेंड इन पीरियड क्या है और ग्रुप के अंदर क्या वेरिएशन आती है। तो बेटा अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी को लेफ्ट टू राइट देखें, पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। क्या वजह है? तो बेटा सबसे पहले एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट ज्यादा होता है, और दूसरा फैक्टर रेडियस की वैल्यू में कमी आती है। आप रेडियस के टेबल से और एटॉमिक नंबर की वैल्यू से कंपेयर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, तो इनमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो लेफ्ट में जो एलिमेंट है सोडियम उसकी होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आर्गन की होगी, उससे कम क्लोरीन की होगी। यानी जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब इनमें से हम देखें, सिलिकॉन की वैल्यू फास्फोरस से क्या होगी, कम होगी। यानी जो एलिमेंट लेफ्ट पे आ रहा है, एल्यूमिनियम की वैल्यू कम होगी, सल्फर की ज्यादा होगी। जो एलिमेंट सेम पीरियड में लेफ्ट साइड पे आ रहा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, जो राइट पे आ रहा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। उसके बाद बेटा आता है ट्रेंड इन ग्रुप। अगर हम ग्रुप की बात करें, टॉप टू बॉटम ग्रुप को पढ़ा जाता है।
जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं सेम ग्रुप के अंदर, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में कमी आती है। क्यों? क्योंकि रेडियस ज्यादा हो रहा होता है और शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो रहा होता है। यहां पे मैंने रिटन फॉर्म में मेंशन तो नहीं किया, लेकिन आपको बता रहा हूं, याद रखें टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा हो तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहां पे हम ये कहते हैं कि although atomic number increase from top to bottom, but combined effect of ionization energy, shielding effect and atomic radius and shielding effect dominate over the effect of atomic number। यानी इन दोनों का जो कंबाइन असर होता है वो एटॉमिक नंबर के असर के ऊपर ज्यादा डोमिनेटेड होता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में कमी आती है जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी के एक्सेप्शनल बिहेवियर को डिस्कस करें तो आपके पास सेकंड ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है, यानी फर्स्ट और थर्ड ग्रुप से भी ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर आप अपनी किताब के अंदर देखेंगे जो आपके पास मैग्नीशियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एल्यूमिनियम से भी ज्यादा होगी, यानी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और एल्यूमिनियम की से कम होगी। होना ये चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम लेफ्ट पे आ रहा है तो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, एल्यूमिनियम की उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैग्नीशियम की वैल्यू इतनी ज्यादा होगी कि ये एल्यूमिनियम से भी ज्यादा होगी। वजह क्या है? वजह यह है कि चूंकि ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसमें s2 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s2 आती है, यानी इसमें कंप्लीटली फिल्ड s सब शेल आता है। मैग्नीशियम के अगर हम एटॉमिक नंबर को देखें 12 है तो इसमें नियान इंटू 3s2, यानी इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो s जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। तो कंप्लीटली फिल्ड जब सब शेल हो तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। उसके बाद बेटा आ जाता है पीरियड ग्रुप फिफ्थ। अगर आप पांचवें ग्रुप की बात करें, यहां पे देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस की जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो सल्फर से भी क्या होगी? ज्यादा होगी। वजह क्या है? जब आप फास्फोरस पे जाते हैं, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बेटा आ जाता है 15, तो इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और लास्ट में आप देखें 3p5 और 3p3। लास्ट में आप देखें तो इसमें जो आखिरी शेल है, आखिरी सब शेल है, उसमें हाफ फिल्ड पी सब शेल आता है। पी सब शेल क्या आ जाता है? हाफ फिल्ड। और जब हाफ फिल्ड पी सब शेल होगा तो तब भी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होगी। तो एक्सेप्शन ये है कि जो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है और जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एक्सेप्शनली हाई होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे S कंप्लीटली फिल्ड आ जाता है और P क्या आ जाता है? हाफ फिल्ड आ जाता है। और जब हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड सब शेल हो तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है। दैट्स ऑल बच्चों। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करेंगे और आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह।